स्वागत है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ रहे थे और पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कोर्स जो है मिलेगा। पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो उसमें अभी पढ़ रहे थे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट, और इसका हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले से ही ले लिया गया है इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको कृपया करके देख के आइए, तब ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो कोर्स है कौन किसी किसी लाभदायक होने वाला है। तो मेनली जो है विशेष रूप से जो है रेलवे ALP के लिए, BSP SCL के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है अभी अभी जस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी के हम लोग प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं, RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जो है ये कोर्स लाभदायक होने वाला है, ठीक है। सबके लिए कोर्स क्या होने वाला, लाभदायक होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए हुए दोस्तों। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि चैनल का नाम है नालंदा गुरुकुल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं AC सिस्टम का पार्ट 3। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं? तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। RLC सर्किट का रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, RLC का रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, इसलिए टॉपिक को हम लोग लिए हैं, ठीक है। RLC सर्किट का हम लोग रेजोनेंस सीखने वाले हैं यहाँ पे कि क्या होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप सबको आइडिया रहे। तो बेसिक से हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध होता है कुछ। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध आपको पता है कि वह पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम में, ठीक है। अब V=IR होता है ओम्स लॉ। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम है ये। V=IR क्या है? ओम का नियम है ये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते चलेंगे, रिवीजन भी करते चलेंगे, सब कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ लोग पुराना का भी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ओम का नियम आपको पता है, तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया, प्रतिरोध समझ में आ गया। एक होता है प्रतिघात, एक होता है प्रतिघात। प्रतिघात किसके लिए होता है? प्रतिघात किसके लिए होता है? तो ये आपका रेजिस्टेंस के लिए होता है प्रतिघात। रेजिस्टेंस के लिए नहीं, कैपेसिटर के लिए प्रतिघात होता है, और इंडक्टर के लिए यानी प्रेरक के लिए प्रतिघात होता है। तो ये दोनों के लिए जो है प्रतिघात टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रतिघात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए हम लोग प्रतिघात शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, प्रतिघात शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए जो है ये टर्म का इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो एक्स से दिखाते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स से हम लोग दिखाते हैं। और इसका भी यूनिट क्या चीज़ होता है दोस्तों? तो इसका भी यूनिट जो होता है, इसका भी यूनिट ओम ही होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ध्यान रखना है। तो रिएक्टेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, आपको बताए कि एक किसके लिए हो जाएगा, एक कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, और एक किसके लिए हो जाएगा? तो एक जो है इंडक्टर के लिए यानी प्रेरक के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैपेसिटर के लिए हो गया, एक इंडक्टर के लिए यानी कि प्रेरक के लिए हो गया। तो ये प्रेरक हो गया, ये संधारित्र हो गया, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका रिएक्टेंस होता है या प्रतिघात होता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंस के लिए भाई। बात कर लेते हैं रिएक्टेंस इसके लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर के लिए। तो ये वाला जो है ना, इसके लिए क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस? इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रेरक। क्या बोलते हैं? तो प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात क्या हो जाएगा आपको बता चुके हैं पहले से। एक्स से दर्शाते हैं तो एक्सएल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर के लिए बात हो रहा है। इसको बोलते हैं ओमेगा एल। क्या बोलते हैं? ओमेगा एल। क्या बोलते हैं? ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? तो 2πf। ओमेगा इक्वल टू 2πf इंटू एल। तो एक्सएल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक्सएल हो जाएगा 2πf गुना ओमेगा एल, 2πf गुना एल, ठीक है। दोनों में से कोई भी याद कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। दोनों में से कोई भी याद कीजिए, बात जो है सेम है। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक क्या होता है? तो इसका भी मात्रक जो है ओम में होता है, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या चीज में होता है? ओम में होता है। यहाँ पे एल जो है उसका मात्रक क्या चीज में होता है? तो इसका मात्रक जो है हेनरी में होता है, हेनरी। और इसको हम लोग कैपिटल H से दिखाते हैं, कैपिटल H से दिखाते हैं, ठीक है। जब एल दिया रहे तो क्या चीज में समझेंगे? हेनरी में। जब
आपको एक्स दिया रहे तो क्या चीज में होगा, ओम में है। एक्स दिया रहे तो क्या चीज में होगा, ओम में। समझ में आ रहा है। जब एल दिया रहेगा तो क्या चीज में रहेगा, हेनरी में। ठीक है, हेनरी में दिखाते हैं कैपिटल एच से। अगर एक्स दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है तो क्या चीज में होगा, यूनिट, ओम में होगा। क्या चीज में होगा, यूनिट, ओम में होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबका यूनिट क्या चीज में होता है, ओम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो लिखा हुआ चीज़ है आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है, आप लोग आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन मेन बिंदु हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 99% आपको हम बता देंगे। ठीक है, 95% से 99% चीज़ें आपको हम बता देंगे क्लास में ही। बाकी 1% हम चीज़ चाहेंगे कि आप खुद से पढ़ें। इसी पीडीएफ में से आप चाहेंगे कि आप पूरा पीडीएफ अगर पढ़ें ताकि आपको 1% जो है खुद से सीखने को मिले। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना, सब कुछ अगर टीचर ही बता देगा ना, तो आप लोगों में सीखने की जो जिज्ञासा है थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम लोग 90 से 95% बता देंगे और 1% इस पीडीएफ में से आपको खुद को पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ को पढ़िए, खुद से कुछ गेन करना है तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं धारिता प्रतिघात का। किसका, धारिता प्रतिघात। ये कैसे होता है भाई, इसका फोटो देखिए ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया क्या, कैपेसिटर। और इसका जो प्रतिघात होगा उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो एक्स से दिखाते हैं, और कैपेसिटर है तो एक्स सी बोलते हैं। एक्स सी बराबर आपको पहले ही बता चुके हैं क्या, 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा सी। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो 2πf, तो 1/2πf इंटू सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ये आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। पहले ही बता चुके हैं, आज फिर से बताते हैं कि इसको क्या करना है, याद करना है। और यहाँ पे एक्स सी है, इसका भी यूनिट क्या चीज़ में है, तो एक्स सी का भी यूनिट दोस्तों है ओम में। एक्स सी का यूनिट क्या चीज़ में है, ओम में है। लेकिन आपका सी का यूनिट क्या चीज़ में है, जो कैपेसिटर है, धारिता है। सी मतलब क्या है, धारिता। धारिता का यूनिट क्या चीज़ में है, तो फैराडे में है। क्या चीज़ में है, फैराडे। इसको हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो यही ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई कैपेसिटर दे दे तो उसका यूनिट हमेशा होगा फैराडे में। क्या चीज़ में होगा, फैराडे में। लेकिन जब भी आपको एक्स सी दे दे, मतलब कैपेसिटर का रिएक्टेंस दे दे, यानी कि धारिता प्रतिघात दे दे, तो उसका यूनिट क्या चीज में होगा, ओम में। उसका यूनिट क्या चीज में होगा, ओम में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब आता है प्रतिबाधा। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्या, प्रतिबाधा। ठीक है, अब आता है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अभी आप क्या पढ़े, दो चीजें पढ़े ऊपर में। एक पढ़े क्या, एक पढ़े प्रतिरोध। प्रतिरोध में तो बड़ा सिंपल है, आर हो गया, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। जब भी आपको कैपेसिटर या इंडक्टर, जब भी आपको धारिता या प्रेरक मिलेगा, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें आपका होता है एक्स या प्रतिघात जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रतिरोध, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, अब आता है कैपेसिटर में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात। ठीक है, तो कैपेसिटर है तो उसमें बोलेंगे धारिता प्रतिघात। क्या बोलेंगे, धारिता प्रतिघात। ठीक है, धारिता प्रतिघात बोलेंगे। वैसे इंडक्टर में भी क्या बोलेंगे, तो प्रेरक प्रतिघात बोलेंगे। ये इंडक्टर का प्रतिघात हो गया। ठीक है, तो प्रतिघात होगा। लेकिन मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें दोनों है मतलब कोई भी आपका आर है या एक एल है या एक सी है, इस तरह से। मान लीजिए कि इस तरह से आपका आर है और एक एल है। इस सर्किट क्या बोलते हैं, तो आर एल सर्किट बोलते हैं, क्योंकि आर है और एल है। एक और सर्किट क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये हो गया, एक मिनट, आर हो गया, एक कैपेसिटर हो गया, तो आर सी सर्किट बोलते हैं इसको, आर इसको सी, तो आर सी हो गया। समझ रहे हैं। वैसे ही आपका आर है, एल है, आर है, सी है, एल है, तीनों चीज़ यहाँ पे हो गया। तो ये सब सर्किट में ना, ये सब सर्किट में आपको क्या निकलता है, तो प्रतिबाधा निकलता है। क्यों क्यों प्रतिबाधा निकाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक तो प्रतिरोध है, एक तो प्रतिघात है। ठीक है, ये आपका प्रतिरोध है, आर क्या चीज़ देगा, हमेशा प्रतिरोध देगा। आर क्या चीज़ देगा, तो प्रतिरोध देगा। और एल क्या देगा, एल देगा प्रतिबाधा। एल देगा प्रति आपका घात, प्रतिघात। ठीक है, एल क्या देगा, प्रतिघात। लेकिन सर्किट में क्या है, दोनों है। सर्किट में क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको मौजूद है। तो ये दोनों को जब जोड़ा जाएगा ना, जब ये दोनों को जोड़ा जाएगा ना, तब आएगा आपको प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल एक एसी परिपथ में धारा के प्रवाह के लिए कुल विरोध जो होता है उसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, कुल विरोध मतलब रेजिस्टेंस का भी विरोध और कैपेसिटर और इंडक्टर का भी विरोध, सब विरोध को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा। क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा। तो ये समझना है, क्या है, ये समझना है। ठीक है, अब दिखाएंगे कैसे जोड़ना है जो। ठीक है, आगे चल के सब देखेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले आपको ये सब बता चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ये सब चीज़ें कल को बता चुके हैं। आपको पता है कि वैसा सर्किट जिसमें खाली इंडक्टर रहे, वैसा सर्किट जिसमें खाली इंडक्टर रहे, ठीक है, वैसा सर्किट जिसमें खाली इंडक्टर रहे, इस तरीक़ा से रहे, तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरक परिपथ। शुद्ध बोलने का मतलब क्या है, खाली इंडक्टर है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर 0 है, R है ये नहीं है, और एल तो कुछ ना कुछ है, ठीक है, लेकिन R और C क्या है, 0 है। R और C क्या है, यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, एल तो है, इसलिए इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेरक सर्किट परिपथ। क्या बोलेंगे, शुद्ध प्रेरक परिपथ या प्योर इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि खाली R है, यहाँ पे R और C नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको कल भी बता चुके हैं। क्या हम बता चुके हैं, हम बता चुके हैं, एक बार देखिए। बोलते हैं केवल जब सर्किट में इंडक्टर रहता है तो क्या होता है। आपको बताए थे कि सर वोल्टेज और करंट के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको बताया था सर इसमें करंट जो है पीछे रह जाता है और वोल्टेज जो है आगे रहता है। करंट जो है पीछे रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, आगे रहता है। कितना डिग्री से आगे रहता है, तो 90 डिग्री से आगे रहता है, ठीक है, 90 डिग्री से आगे रहता है। ये 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो करंट पे हमेशा ध्यान देना, करंट क्या चीज़ में है, तो पीछे है। करंट क्या चीज़ में है, पीछे में है, ठीक है। वोल्टेज आगे है, करंट अपने आप क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग बताइए कि पावर फैक्टर क्या होगा इसका। सर कल की क्लास में बता चुके हैं, तो अगर आप लोग में जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं पहला 1 और 2 लेक्चर, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि कल की क्लास में क्या हम लोग पढ़े थे, पावर फैक्टर इसका क्या होगा। तो बताइएगा सर, पावर फैक्टर होता है cos फाई। उम्मीद करता हूँ सब बता चुके हैं कमेंट में। cos फाई होता है, और cos फाई जो है यहाँ पे फाई जो है 90 डिग्री दिख रहा है। फाई क्या होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण बन रहा है उसी को बोलते हैं फाई, और इसी को बोलते हैं क्या, फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे cos 90 पता है आपको सर, cos 90 तो हो जाता है 0 डिग्री, 0 हो जाता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0। अब बोलिए सर यहाँ पे लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। तो हम बोले थे क्या कि आपको ध्यान रखना है करंट पे, करंट चल रहा है पाछे, करंट चल रहा है पीछे, तो हो जाएगा लैगिंग। क्या हो जाएगा, करंट चल रहा है पीछे तो हो जाएगा लैगिंग, या हिंदी में बोलते हैं तो पश्चगामी। पश्चगामी 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 हिंदी लिखने में गलती हो रहा तो समझ जाइएगा, लेकिन समझ रहे हैं, पश्चगामी, ठीक है। पश्चगामी मतलब करंट पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे शून्य तो होगा शक्ति ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, पश्चगामी होगा। मतलब करंट पीछे चल रहा है इसलिए पश्चगामी, यहाँ पे 0 तो होगा लेकिन लैगिंग होगा, ये समझना है, ठीक है, ये समझना है। चलिए कल की क्लास में जैसे बता ही चुके थे। अब देखिए खाली अभी हम लोग क्या पढ़े, तो खाली इंडक्टर पढ़ लिए, लेकिन अब खाली इंडक्टर नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आर और एल दोनों है, आर है और एल दोनों है, ठीक है। तो आर तो आपको पता है कि प्रतिरोध होता है, एल क्या होता है, एल आपको पता है कि हेनरी में होता है। एल क्या चीज़ में होता है दोस्तों, तो हेनरी में होता है। तो एल को क्या चीज़ में बदलना है, आपको ओम में बदलना है, तो एक्सेल होता है। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। एक्सेल क्या होता है, तो ओमेगा एल होता है दोस्तों। समझ में आ गया, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। आगे अभी आपको क्या निकालना है, ये आर क्या है, आर क्या है भाई, तो ये है प्रतिरोध। आर क्या है, ये आर जो है प्रतिरोध है, और ये एक्सेल है, ये क्या है, तो ये प्रतिघात है। ये क्या है, प्रतिघात। क्या है, ये प्रतिघात। अभी आपको क्या निकालना है, जब सर्किट में दोनों रहेगा, प्रतिरोध भी रहेगा और प्रतिघात भी रहेगा, तो क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रतिबाधा। क्या निकालना है, प्रतिबाधा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालना है, ठीक है, इम्पीडेंस निकालना है। और इम्पीडेंस को क्या चीज़ से दिखाते हैं, आपको इम्पीडेंस निकालना है। क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। और इम्पीडेंस को कैसे दिखाते हैं, तो जेड से दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक को दिखा दिया आर से, एक को दिखा दिया एक्स से, एक को दिखा दिया जेड से, ठीक है। तो आपको जेड से निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, तो आपको जब भी इम्पीडेंस निकालना होगा तो क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्सेल है, तो एक्सेल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से निकालना है। अगर पूछ देगा पावर फैक्टर क्या होगा इस सर्किट का, तो पावर फैक्टर क्या होता है, तो cos फाई हो जाएगा, cos फाई। ये तो आपको पता है, एक फार्मूला ये बताए थे। एक और बताए थे क्या, कि पावर फैक्टर का फार्मूला एक और भी होता है, क्या होता है, R/Z। R/Z भी होता है। आर तो आपको पता है, और जेड क्या है, जेड तो आपको पता है क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। तो क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में क्या चीज़ रखना है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है कि आपका ये दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है कि आपका आर और एक्स एक सर्किट में दिया हुआ है, तो जेड कैसे निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है और ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें, बिंदु 1 बिंदु 2, ठीक है, बिंदु 1 और बिंदु 2। इसमें एक चीज़ आपको पूछ लिया कि पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, अग्रगामी या पश्चगामी। तो आप सबको क्या पता है, आप सबको क्या पता है, अब बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर तो है। अब बताते हैं क्या, हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, जिसके साथ रहेगा वैसा हो जाएगा, जिसके साथ रहेगा वैसा हो जाएगा। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे इंडक्टर है, क्या है, इंडक्टर है। कहाँ पे है इंडक्टर, यहाँ पे देखिए इंडक्टर की संगति कर रहा है, रेजिस्टेंस किससे संगति कर रहा है, इंडक्टर का, तो इंडक्टर जैसा हो जाएगा। और इंडक्टर में क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्या चीज़ होता है, पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर आएगा ना, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा या पश्चगामी होगा, ठीक है, लैगिंग या पश्चगामी, मतलब पीछे चल रहा है करंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि संगति किसका है भाई, संगति किसका है, तो संगति जो है इंडक्टर का, तो इंडक्टर जैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है, इंडक्टर जैसा बिहेवियर रहेगा तो पश्चगामी पावर फैक्टर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि सबको ये बात समझ में आ गया। बच्चे लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आ रहा है। इस वीडियो को लाइक मारिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक मारिए और अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि यहाँ पे जो है कंटेंट बढ़िया मिल रहा है और बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। बाकी इस पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी अपना नोट्स खुद जरूर बनाइएगा, ताकि क्या होगा, आपको फ़ायदा रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पीडीएफ तो अच्छा चीज़ है, जब भी आपको कन्फ्यूजन हुआ तो एक बार पीडीएफ देख लिए, लेकिन अपना भी कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक है। क्लास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग क्लास कर रहे हैं, कोई फिल्म देखने नहीं बैठे हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई फिल्म देखने हम लोग बैठे नहीं किए हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट करना है, पढ़ाई को इंटरटेनमेंट की तरह करना है, लेकिन पूरा इंटरटेनमेंट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो किताब कॉपी लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, लिखना है, ठीक है, वीडियो को रोकना है, लिखना है, समझने का प्रयास करना है। दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ेगा, लेकिन आपको मजा आएगा, जब समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन बनने लगेगा ना, तो मजा आता है, ठीक है। वो मजा हम आपको देना चाहते हैं, ठीक है, वो मजा हम सबको देना चाहते हैं, जो रेलवे एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार में वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबको हम मजा देना चाहते हैं, ताकि उसको मजा आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शुद्ध संधारित्र परिपथ, मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वैसा सर्किट जिसमें खाली कैपेसिटर हो, इस सबके बारे में बात हो चुका है पहले, ठीक है। वैसा सर्किट जिसमें खाली कैपेसिटर हो, खाली कैपेसिटर होने से क्या हम लोग जानते हैं, खाली कैपेसिटर होने से क्या जानते हैं सर, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट सर आगे चलता है, करंट जो है आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। तो हमारा ध्यान किस पे है, हमारा ध्यान हमेशा करंट पे रहेगा, हमारा ध्यान क्या रहेगा, हमेशा करंट पे रहेगा। और करंट जो है कहाँ आगे चल रहा है, तो करंट जो है 90 डिग्री आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, तो 90 डिग्री आगे चल रहा है, किससे, तो वोल्टेज से, किससे, तो वोल्टेज से। और इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस, अब फाई से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस और फाई से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि आगे चल रहा है, करंट क्या चल रहा है, तो आगे चल रहा है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। हमेशा ध्यान कहाँ पे होगा, तो करंट पे होगा, करंट जो चल रहा है आगे चल रहा है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीड, ठीक है, लीड, ठीक है। करंट कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीड। ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बात आपको पता ही होना चाहिए। ये सब किसके बारे में बात हो रहा है, ये सब बात हो रहा है जब एसी सर्किट में ये सब लगेगा तब, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर का कंसेप्ट जो है एसी सर्किट के लिए वैलिड है, ठीक है। डीसी सर्किट में पावर फैक्टर कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो एसी सर्किट में ये सब जब लगाएंगे तब होगा, ठीक है, एसी सर्किट में जब लगाएंगे कैपेसिटर को तब ये कंसेप्ट होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया सर। अब बताइए पावर फैक्टर क्या होगा, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। अब बताइए पावर फैक्टर क्या होगा, आप बताइएगा, सब बताइए, कमेंट करके आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं इस तरीके का कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रहे, मतलब सर्किट में खाली कैपेसिटर रहे तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बताया है, और मैं बता देता हूँ फिर से। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, फाई का मान क्या है, 90 डिग्री, 90 कॉस 90 का मान होता है जीरो, जीरो तक तो ठीक है। अब यहाँ पे लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, ये आप बताइएगा। तो आप बोलिएगा सर ये कौन सा बड़ी बात है, तो बड़ा आसान बात है, ये सब तो बड़ा आसान क्वेश्चन आप पूछते हैं। कैसे कैसे, हम बोलेंगे कैसे सर, कैसे, अरे सर आप तो बताए ही थे कि करंट आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है मतलब करंट लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग। करंट को इसी पर ध्यान देते हैं, इसीलिए तो हम बार बार करंट आप ध्यान दे रहे हैं, हो गया लीडिंग। और हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, तो अग्रगामी, अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, तो करंट जो है आगे चल रहा है तो अग्रगामी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए,
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। एक में हो जाएगा अग्रगामी, एक हो जाएगा लीडिंग, ठीक है, अंग्रेजी में लीडिंग, हिंदी में अग्रगामी। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक मारिए पहले वीडियो को, सबसे पहले लाइक मारिए ताकि हम समझें भी कितने बच्चे जो है क्लास को बढ़िया से देख रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे इस क्लास को बढ़िया से देख रहे हैं, समझ समझ के देख रहे हैं। अब लाइक मारिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए चलिए, समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गया था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आरसी सर्किट की। तो आरसी सर्किट मतलब क्या, तो आर भी रहेगा और कैपेसिटर वो रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है, दोनों रहेगा। तो आर का तो पता है कि प्रतिरोध हो गया ये, और इसका होता है सी होता है, कैपेसिटर का मान क्या चीज होता है, सी होता है, जो कि फराडे में होता है। और इसको हम लोग ओम में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, एक्स सी करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, एक्स सी। एक्स सी का मान अभी बताए थे क्या, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी बताए थे कि नहीं बताए थे। कैपेसिटर का एक्स सी का मान क्या होता है, 1/ओमेगा सी। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है क्या, जेड, ठीक है। ये दोनों का जोड़ दीजिएगा, ये तो प्रतिरोध हो गया, ये तो आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रतिघात हो गया, प्रतिघात हो गया। अब दोनों को जोड़ा जाएगा ना, लेकिन कैसे जोड़ा जाएगा, तो स्क्वायर करके जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जब मिला दिया जाएगा ना, जोड़ना बोलना सही नहीं रहेगा, दोनों को जब मिला दिया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, आपको जेड मिलेगा। और जेड को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब करेंट का कुल विरोध, करेंट का कुल विरोध जो होगा वो प्रतिबाधा होगा, ठीक है। करेंट का कुल विरोध जो होगा दोस्तों क्या होगा, प्रतिबाधा होगा। क्या होगा, प्रतिबाधा होगा। कैसे निकालते हैं, तो निकालते कैसे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकालते हैं। और यहाँ पे एक्स जो है क्या है, एक्स सी है, तो इनका कैपेसिटर है, तो ऐसे एक्स सी लिख दीजिए, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर तो cos फाई होता ही है, एक फार्मूला आपको पता है, ठीक है। पावर फैक्टर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R/Z, जो कि कल की क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। जेड का मान तो आपको पता ही है, आर स्क्वायर प्लस जेड का मान तो आपको पता ही है कि ये वाला है, ठीक है। जेड का मान तो आपको पता ही है कि ये वाला है, तो जेड का मान वो हो जाएगा। ये पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, ये बता दीजिए हमको, तब मान जाएंगे कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं क्लास को। तो देखिए, संगति किसका है, कैपेसिटर का संगति है, ठीक है। संगति किसका है, तो कैपेसिटर का संगति है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लीडिंग। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पावर फैक्टर जो हो जाएगा लीडिंग हो जाएगा या अग्रगामी होगा, ठीक है, लीडिंग या फिर हिंदी में अग्रगामी। क्यों, क्योंकि संगति किसका है, संगति का तो असर होबे करेगा ना जी। कैपेसिटर का संगति है तो कैपेसिटर जैसा काम करेगा वैसे ही पूरा सर्किट को काम करना होगा। तो कैपेसिटर है लीडिंग, लीडिंग, तो वैसे ही क्या होगा, तो ये भी जो है लीडिंग की तरफ जाएगा। ये पूरा सर्किट कहाँ जाएगा, लीडिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का संगति है। चलिए समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जो कहावत है ना कि संगत से गुणात है, संगत से गुजात है, ठीक है। संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है, तो वही यहाँ पे जो है सही हो रहा है, वही यहाँ पे बैठ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया से समझ में आ गया, सबको बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अब पढ़िएगा जरूर इसको, ठीक है, आप इसको अगर पढ़िएगा जरूर। चलिए तो अभी तक हमने क्या बात कर लिया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एक हमने बात कर लिया सर कि ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। और क्या बात किया सर, ये इंडक्टर हो गया, सर ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। पहले तो ये सब बात की, ये सब बात की। उसके बाद क्या देखें, उसके बाद बोले सर रजिस्टेंस और इसको जोड़ लिए, ये बात हो गया। अगला बात क्या हुआ, सर रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जोड़ लिए, यहाँ तक बात हो गया, यहाँ तक बात हो गया। अब आता है फाइनल, ठीक है। ये सब हो गया क्या, सेमीफाइनल, ये सब हो गया, ठीक है। सब मैच हो गया, सेमी, आप पता है फाइनल। फाइनल में क्या होगा, सभ्य होगा, सभ्य होगा, ठीक है। सभ्य होगा मतलब रजिस्टेंस होगा, सभ्य होगा मतलब इंडक्टेंस होगा, सभ्य होगा मतलब कैपेसिटेंस होगा। सभ्य हो गया, ठीक है, सभ्य हो गया। इसमें सभ्य चीज़ें है, ठीक है, सभ्य चीज़, सभी चीज़ क्या चीज़ में है, सब चीज़ क्या चीज़ में है, तो सीरीज में है, श्रेणी में है। देखिए ये करंट वहीं जाएगा, वही करंट यहाँ पे जाएगा, वही करंट यहाँ पे जाएगा, सब पे सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो सब के सब क्या चीज़ में है, सीरीज में है, श्रेणी में है। सब कुछ क्या चीज़ में यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मिटा देते हैं, ये सब थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए आपको समझाने के लिए। ये सब समझाने के लिए लिखिए कि अब सब कंप्लीट हो चुका है। आर हो गया है, एल हो गया है, सी हो गया है, आर और एल हो गया है, आर और सी हो गया है, और अभी बारी है तीनों का, ठीक है। तीनों धुरंधर एक साथ आ गए हैं, ठीक है। धुरंधर मूवी देखे कि नहीं देखे, आर एल सी तीनों धुरंधर एक साथ आ गए हैं, ठीक है। तीनों धुरंधर एक साथ आ गए हैं, तो ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं क्या होगा, एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा।
ठीक है। तो जब भी तीनों एक साथ रहे तो क्या करना है, पहले आपका आर तो आर हो ही गया, आर तो आर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर तो बिल्कुल आर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ये नहीं है। एक्स क्या होता है दोस्तों, तो एक्स को बोलते हैं सर एक्सेल निकालना होता है, क्या होता है ये होता है ओमेगा एल, ये क्या होता है सर ओमेगा एल। और ये दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरा वाला इसे एक्स सी निकालना होता है सर, इसका क्या होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी होता है दोस्तों, ठीक है 1/ओमेगा सी होता है। अब क्या कीजिएगा, आप बोलेगा सर इम्पीडेंस निकालना है, क्या निकालना है हमको, इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए क्या करना चाहिए सर, तो इम्पीडेंस को दर्शाते हैं जेड से, ठीक है, इम्पीडेंस को दर्शाते हैं जेड से, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तो प्रतिबाधा, मतलब सर्किट में कुल विरोध कितना है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, तो इम्पीडेंस। दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, इम्पीडेंस और प्रतिबाधा, ठीक है, इम्पीडेंस और प्रतिबाधा। इसमें क्या होगा, एक ही चीज़ तो हम पढ़े हैं सर, इसमें एक ही चीज़ तो हम पढ़े हैं क्या, हम तो इसमें एक ही चीज़ पढ़वे किए हैं, क्या पढ़े हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े थे सर, लेकिन यहाँ पे तो दो दो को एक्स है सर, एक्स सी भी है और एक्स एल भी है। देखिए हम ये पढ़े थे, हम तो ये पढ़े थे सर कि एक्स जेड इक्वल टू क्या होता है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड इक्वल टू क्या पढ़े थे, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े थे। लेकिन सर यहाँ पे दो दो को एक्स दिख रहा है, एगो तो एक्सएल और एगो एक्स सी, एगो एक्सएल एगो एक्स सी, तब क्या करें सर, अब क्या करें, तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, घट जाएगा आपस में, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, आपस में क्या होता है, एक दूसरे को काटते हैं। इतना ही अभी समझना है, इतना ही अभी क्या करना है, समझना है। तो कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे करना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर को छेड़ेगा नहीं, आर स्क्वायर को कोई भी छेड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, एक्सएल माइनस एक्स हो गया, मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, और इस तरह से आपको निकल जाएगा, इस हिसाब से क्या होगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इम्पीडेंस, ये हो गया क्या, इम्पीडेंस। इसको बोलते हैं क्या, तो सीरीज आर एल सी सर्किट, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ है, आर भी है, एल भी है, सी भी है, सीरीज में है, सब सब क्या चीज़ में है, सीरीज में। तो आपको इम्पीडेंस कैसे निकालना आपको समझ में आ गया, ठीक है, इम्पीडेंस आपको कैसे निकालना समझ में आ गया। सर एक जहाँ पे है वहाँ पे क्या रखना है, एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, एक्स एल माइनस एक्स सी आपको रखना है, आपको आराम से इम्पीडेंस निकल जाएगा, ठीक है, इम्पीडेंस अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम पढ़ाएँ वो काफ़ी है, हम पढ़ाएँ काफ़ी है, वही सब चीज़ यहाँ पे है, क्या है आपको लिखने देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तब वो क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, खाली एक आध बिंदु, छोटा मोटा बिंदु छूट ना जाए, इसलिए आपको एक बार क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट जो है मिस ना होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही सब चीज़ आपको बताया, बिल्कुल वही सब चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। तो आप खाली समझना क्या है कि जेड बराबर जो होगा दोस्तों, जेड बराबर जो होगा दोस्तों क्या होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताइए सर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं सर। तो यही आपको ध्यान में रखना है बस, जो कि ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सएल क्या है, ठीक है, एक्सएल क्या है लिखा हुआ है, एक्सी क्या है, सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक बार लिख दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस, सीरीज आरएलसी परिपथ का प्रतिबाधा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सर्किट कैसे बनेगा, देखिए, तो आर बन गया, एल बन गया और सी बन गया, सब कुछ में है, सीरीज में है, सब क्या चीज़ में है, सीरीज में है। और यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दीजिए, एसी वोल्टेज, क्योंकि हम लोग बात किससे लिए कर रहे हैं, तो एसी करंट के बारे में भी बात हो रहा है। तो एसी लग गया, ये आर हो गया, ये एक्सएल हो गया, ये एक्सी हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। इसमें से क्या होगा, जब ये सब लगाइएगा तो कोई ना कोई करंट बहेगा, कोई ना कोई करंट बहेगा, जो क्या चीज बहेगा, लूप में बहेगा, ये वाला लूप में बहेगा। सब में करंट का मान क्या होगा, तो समान होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट जो है सीरीज सर्किट है, क्या चीज है, श्रेणी सर्किट है, इसलिए करंट का मान क्या होगा, सब में समान होगा, सब में समान होगा करंट का मान, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको फार्मूला क्या बताए थे, आपको फार्मूला जो बताए थे, जेड बराबर क्या बताए थे, कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बताए थे। अब इसमें भी देखिए तीन केस बनता है दोस्तों, तीन केस यहाँ पे बनेगा, क्या, कभी जो है ये वाला है, अभी यहाँ पे देखिए हो गया क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, यही तो चीज़ है यहाँ पे, यही तो एक चीज़ है। इसमें क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला जो है आपका, एक मिनट,
इसमें 3 केस बनेगा। पहला क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा, तो एक्सएल जो है बड़ा हो गया एक्सी से, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, एक्सएल जो है एक्सी से छोटा हो गया। और तीसरा क्या हो गया, एक्सएल बराबर एक्सी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला है, जब दोनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही केस बनेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस क्या है, वही बनेगा और वहीं से क्वेश्चन जो है भर भर के आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस क्या है दोस्तों, कि जब एक्सेल जो होगा बड़ा होगा किससे, एक्सी से। एक्सेल जब बड़ा होगा एक्सी से तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सेल जब बड़ा होगा तो एक्सेल किसके लिए है, तो एक्सेल जो है इंडक्टर के लिए है। और जब भी एक्सेल बड़ा हो गया इसका मतलब क्या है, सर्किट जो है, सर्किट जो है अब इंडक्टर की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करेगा। कैसे, देखिए ये आर है, ये एल है और ये सी है। ये सर्किट कैसा बन जाएगा, कैसा बिहेव करेगा, मतलब रहेगा तो यही सर्किट, लेकिन ऐसा असर कैसे करेगा, तो असर करेगा एक रेजिस्टेंस द्वारा भी करेगा और एक इंडक्टर की तरह काम करेगा। मतलब कैपेसिटर का जो है इम्पैक्ट खत्म हो गया, कैपेसिटर का इम्पैक्ट जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से आपको देखने में लगेगा कि आर है और एल है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सेल जो है एक्सी से ज़्यादा है, एक्सेल जो है एक्सी से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको बिहेव करेगा सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, तो इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। एक प्रेरक की तरह काम करेगा, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी रहेगा लेकिन प्रेरक भी रहेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जब भी एक प्रेरक होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, करंट क्या होता है, लैगिंग होता है। करंट क्या होता है, लैगिंग होता है। और करंट लैगिंग हो गया तो पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। करंट लैगिंग हो गया मतलब करंट जो है पश्चिगामी हो गया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर भी लैगिंग हो जाएगा। यही चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है, यही चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे। साथ ही में और क्या बताना चाह रहे हैं, साथ ही में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, एक और चीज़, एक और चीज़ जो यहाँ पे बताना है सीरीज आरएलसी में, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों। क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज किस प्रकार से जुड़ेगा, तो वोल्टेज भी बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़ेगा जिस प्रकार से ये इम्पीडेंस जुड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज जो है वो कैसे होगा, ये वाला वोल्टेज जो है दोस्तों ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज है वो प्लस कैपेसिटर में, आपका इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो, बिल्कुल जिस तरह से प्रतिरोध जुड़ रहा है वैसे ही जो है वोल्टेज भी जुड़ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज भी जुड़ जाएगा उसी प्रकार से, क्योंकि आपको पता है ये वोल्टेज जो है यही वोल्टेज सब में लगा है। और सीरीज में जो है वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। करेंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो रजिस्टेंस में जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे वी आर, ठीक है। वैसे ही इंडक्टर में जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे वी एल, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे वी सी। तो वोल्टेज का जो हो जाएगा ये इक्वेशन हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिरोध की तरह इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये दो बातें को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो समझाएं वो समझा ही दिए हैं, बाकी ये दोनों बातों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको हम फिर भी बता दे रहे हैं ताकि आप हमको जो पढ़ाए हैं उससे समझ में आ जाए और आप एक बार पढ़ लें, ताकि इसमें से कोई भी छोटा मोटा बिंदु जो है आपको छूट ना जाए, ठीक है। तो केस 1 हो गया खत्म, केस 1 हो गया खत्म, ठीक है। अगला केस भी चलते हैं। अगला इस केस क्या है दोस्तों, इस केस में जो है उल्टा है, इस केस में क्या है, उल्टा है। जेड बराबर क्या बोले थे, एक बार फिर से देख लीजिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। बताए थे सर कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये बताए थे आपको, ये बताए थे ना आपको, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बताए थे। अभी क्या इसमें केस में है, तो एक्सएल जो है छोटा है, ये इसका मतलब क्या हो गया, एक्सी जो है बड़ा है, एक्सी क्या है, ये बड़ा है, एक्सी बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसका प्रभाव क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जो भी आपके सर्किट था, आर था, एल था और सी था, तभी सर्किट कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसा ये कैसा ये काम करेगा। तो ये जो है आर तो रहबे करेगा लेकिन एक कैपेसिटर रहेगा छोटा सा, इस तरीके से आपको काम करेगा, ठीक है। तो एल का जो है इम्पैक्ट खत्म कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक्स आपका जो कैपेसिटर है इंडक्टर है आपस में क्या करता है, अपोजिट में रहता है, आपस में क्या रहता है, अपोजिट में रहता है, उसका प्रतिरोध जो है आपस में अपोजिट में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे है कैपेसिटर, जैसा संगत रहेगा वैसे ही काम करेगा। संगत किसका है, कैपेसिटर का। और कैपेसिटर क्या करता है, करंट जो है लीड रहता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट तो लीडिंग रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे करंट जो है दोस्तों लीड करेगा, यानी अग्रगामी रहेगा। करंट क्या करेगा, लीडिंग रहेगा दोस्तों, वोल्टेज से करंट क्या रहेगा, लीडिंग रहेगा। और करंट लीडिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पावर फैक्टर जो है दोस्तों ये भी क्या होगा, लीडिंग होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों, लीडिंग होगा। इस बात को हम ध्यान में रखिए, ये भी आप
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब वोल्टेज बिल्कुल उसी प्रकार से जुटेगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, ठीक है, सोर्स का वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रजिस्टेंस का वोल्टेज का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस आपका इंडक्टर का वोल्टेज, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बोलिए, देखिए एक बात ध्यान में क्या रखना है, फार्मूला आपको सेम ही याद रखना है, ठीक है, हमेशा फार्मूला जो है सेम ही याद रखना है, कुछ अलग अलग नहीं करना है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है, ये पहले दिख रहा है, ये बाद में दिख रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो जाए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बात बराबर है। आपको फार्मूला हमेशा एक ही याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको जो शुरू में बताया था वही फार्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। हमेशा आपको ये फार्मूला जो आपको बताया याद रखना है, रजिस्टेंस का ये फार्मूला और वोल्टेज का ये फार्मूला, वोल्टेज का ये फार्मूला और रजिस्टेंस का वो फार्मूला हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है हमेशा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है स्क्वायर है, तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा। तो जो एक बार बताए हैं वही याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, तो आपको इम्पीडेंस का हमेशा फार्मूला यही रहेगा और वोल्टेज का जो है हमेशा फार्मूला यही रहेगा, ठीक है, बार बार बदलना नहीं है फार्मूला को, ठीक है। क्योंकि अंदर उल्टा भी कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फायदा क्या है, फायदा क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट केस दोस्तों यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है। तो इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो इससे ही क्वेश्चन आएगा, इससे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे ही क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको जब बोलते हैं क्या, आपको देख लेते हैं, जेड बराबर क्या हमको बताएं आपको, तो सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, यही याद रखना है, ठीक है, यही याद रखना है। और क्या बताए थे सर, भी बराबर बताए थे कि सोर्स का वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, तो रजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसका स्क्वायर प्लस इंडक्टर का वोल्टेज माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज का स्क्वायर, यही बताए थे, दो चीज़ बताए थे, ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना है। अभी क्या हो गया दोस्तों, अभी क्या हो गया, देखिए अभी हुआ क्या, तो ये देखिए ये हुआ, इसमें क्या हो गया कि एक्सी जो है एक्सएल बराबर कर दिए, तीसरा केस तो यही है, तो बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया तो जेड क्या हो गया दोस्तों, जेड जो है इसको इम्पीडेंस या प्रतिबाधा बोल रहे हैं, जेड क्या है, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, मतलब सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या है वही आपका जेड है, कुल विरोध क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये वाला तो जीरो हो गया, तो जीरो का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब आर, यानी कि जेड बराबर आर आ रहा है। अरे मतलब जेड जो है आर आ गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आपको मजा आ रहा है, अरे क्या हो गया, हुआ क्या, दोनों कहाँ गायब हो गया, रजिस्टेंस जो है खाली रह गया, आपका इंडक्टर और कैपेसिटर गायब कहाँ हो गया भाई। तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आपस में क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और टोटल एक्स का मान क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्या किया, टोटल जीरो कर दिया, क्योंकि एक्सएल जो है और एक्सी आपस में हम अपोजिट में होता है, आपस में क्या चीज़ में होता है, अपोजिट में होता है। तो जैसे ही दोनों जब बराबर हो गया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, पूरा का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अब पूरा प्रतिरोध जो हो गया क्या हो गया, बस अब पूरा प्रतिरोध जो है, जो प्रतिबाधा जो है मतलब इम्पीडेंस जो है, खाली एक रजिस्टर बन गया, खाली एक रजिस्टेंस बन गया, ठीक है, बाकी दोनों आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कितना बढ़िया चीज़ हो गया कि दोनों आपस में क्या किया, काट लिया, एक दूसरे को मार काट लिया, ठीक है, एक दूसरे को मार काट दिया, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, खत्म खेल, खाली प्रतिरोध बच गया। तो इम्पीडेंस जो है क्या बचा, खाली प्रतिरोध बचा। और ये जो होता है ये होता है न्यूनतम, ये कितना होता है, ये जो होता है इसको मिनिमम हो गया, जो इम्पीडेंस है मिनिमम इम्पीडेंस को बोलते हैं, क्योंकि आर से कम इम्पीडेंस यहाँ पे हो नहीं सकता है, यानी कि न्यूनतम प्रतिबाधा हो गया दोस्तों, ये न्यूनतम प्रतिबाधा हो गया, समझ में आया, न्यूनतम प्रतिबाधा आपका हो गया, ये वाला बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आया, एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कंसेप्ट क्या है फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं फिर से। देखिए ये दोनों फार्मूला तो आपको पता है, इसमें हुआ क्या, ये दोनों जो है आपस में बराबर में हो गए, ये दोनों जैसे ही बराबर में हो गए तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया मतलब क्या हो गया, जेड जो है अब ये हो गया, जेड आर हो गया, मतलब अब जेड जो है खाली आर बचा है, मतलब तीनों को हटा करके खाली एक प्रतिरोध लिखना है आपको बस। और ये जो है जो इम्पीडेंस है न्यूनतम है, सबसे कम है, आर हो गया, ठीक है। तो न्यूनतम प्रतिबाधा क्या हो गया, आर हो गया, न्यूनतम प्रतिबाधा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ऐसा हुआ दोनों एक दूसरे को मार काट लिया, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे,
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो इस कंडीशन को बोलते हैं सीरीज अनुनाद, यानी कि सीरीज रेजोनेंस। इसलिए आपको बताया था ना, आज हम लोग रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस या श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनाद। और देखते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है। तब आपको देखना है क्या कि अनुनादी आवृत्ति क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुनादी आवृत्ति क्या होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। अनुनादी आवृत्ति क्या होगा दोस्तों? तो देखिए आपको बताएं क्या कि कंडीशन कैसे आया। ये कंडीशन तभी आया जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये दोनों आपस में जब बराबर हुए तभी कंडीशन आ गया। अब देखिए एक सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, एक्स एल होता है 1/ओमेगा एल, सॉरी। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर उधर चला गया, इधर हो गया 1/LC। तो ओमेगा क्या हो गया दोस्तों? ओमेगा क्या हो गया? तो ओमेगा हो गया √LC। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा क्या है? कोणीय फ्रीक्वेंसी है। क्या है? कोणीय फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? तो 2πf भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2πf भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/2π√LC। क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? इस फ्रीक्वेंसी को आप लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें क्या हो गया, ये वो फ्रीक्वेंसी जिसमें क्या हो गया आपका, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका जो है इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। आपस में क्या कर दिया? तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया है। तो कौन सा याद रखने से काम हो जाएगा? तो आप ये भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। कोई भी एक चीज़ याद रख लीजिए, हो जाएगा। सब याद करने की जरूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि याद रखिए। ओमेगा इक्वल टू 2πf कर दीजिएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या कीजिएगा? 2πf कर दीजिएगा, तब पर दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद कीजिएगा, तब को अपने आप ये वाला भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो आपको क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? जो वही चल रहा है, एक्सएल बराबर जब भी एक्स ही हुआ तो क्या क्या चीज़ हो गया। एक तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? ये जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। खाली बचा क्या? तो रजिस्टर बचा। क्या बचा? खाली रजिस्टर बचा। यानी कि जेड बराबर जो हो गया खाली आर बच गया। यानी कि इम्पीडेंस जो है क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ये बताया आपको ऊपर में, क्या हो गया? मिनिमम हो गया, यानी कि न्यूनतम हो गया। क्या हो गया? ये इम्पीडेंस क्या हो गया? न्यूनतम हो गया, न्यूनतम, ठीक है। इम्पीडेंस हो गया, न्यूनतम हो गया। और इम्पीडेंस जब न्यूनतम हो जाता है दोस्तों सर्किट में, तो करंट क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। करंट क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है, ठीक है। करंट क्या होता है? अधिकतम हो जाता है, ठीक है। इस केस में और क्या देखना है? तो आपको ये भी तो पता है कि VS जो होता है रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VSC का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे दोनों का इम्पीडेंस सेम हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? दोनों में सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट तो है सेम ही बह रहा था, तो दोनों का वोल्टेज वो जो है वो सेम ही हो जाएगा। दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? आपस में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? VS जो है पूरा क्या हो जाएगा? VR के बराबर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज जो है, सोर्स वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही लगेगा, ठीक है। क्या होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगेगा। करंट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करंट जो है अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा? तो अधिकतम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? तो अधिकतम हो जाएगा। तो एक बार करंट का ग्राफ बना लेते हैं, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना लेते हैं कि कैसे होगा। तो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कैसे आएगा दोस्तों? तो देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से आएगा। इधर करंट है, ठीक है, इधर क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि ओमेगा बोल सकते हैं या फिर एफ बोल दीजिए, दो में से कोई भी बोल दीजिए, ठीक है। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कि जैसे 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 फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपका ओमेगा ओमेगा इजिकल टू जैसे ही आपका क्या आ गया? 1/√LC आ गया। ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपको देखने को मिला तो करंट आपको क्या हो गया? एक मिनट रुकिए, ये करंट का ग्राफ नहीं बना है, ये बना दिए हैं आपका किसका ग्राफ? इम्पीडेंस का ग्राफ। अब करंट का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो बनाए हैं ना, ये जो बनाए हैं ये इम्पीडेंस का बनाए हैं। क्या चीज़ का? इम्पीडेंस का, जेड का ही ग्राफ है। यहाँ पे जेड क्या है दोस्तों? यहाँ पे जेड क्या है? यहाँ पे जेड जो है न्यूनतम है। एक मिनट रुकिए, हाँ, ये जो है ओमेगा जब ये है, ओमेगा जब ये है तो यहाँ पे जेड क्या आ रहा है? जेड जो आ रहा है मिनिमम आ रहा है दोस्तों। जेड क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। वही करंट क्या आ रहा है? जैसे ही आपको पता है कि इम्पीडेंस जब कम होता है तो आपका करंट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आई जो आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है,
आई जो आ रहा है क्या जा रहा है दोस्तों, मैक्सिमम आ रहा है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपका होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस जब भी होता है ना, सीरीज रेजोनेंस जब भी होगा तो आपको क्या हो जाएगा, सीरीज रेजोनेंस आपको जब भी होगा तो क्या होगा, आपको जेड हो जाएगा मिनिमम और करेंट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, जेड हो जाएगा मिनिमम, करेंट हो जाएगा मैक्सिमम। और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा बोलिएगा सर, पावर फैक्टर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं बहुत देर से। पावर फैक्टर क्या होगा, अब देखिए आपस में क्या बोले, ये बच गया क्या, ये सर्किट जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो खाली बच गया रजिस्टर, खाली बच गया रजिस्टर। खाली रजिस्टर बचता है तो क्या होता है दोस्तों, खाली रजिस्टर बचता है तो क्या होता है, तो मतलब रजिस्टर में क्या होता है, तो वोल्टेज जिधर है उधर ही आपका करंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिधर वोल्टेज है उधर ही आपका करंट है, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। रेजिस्टेंस में आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, तो 0 डिग्री होता है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos 0 cos 5, cos 0 का मान क्या हो जाता है दोस्तों, तो cos 0 का मान हो जाता है 1। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अब बोलेंगे लीडिंग की लैगिंग, तो इसमें लीडिंग लैगिंग का नहीं होता है। जब भी पावर फैक्टर 1 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए करंट और वोल्टेज एक ही साथ है, तो कोई लीडिंग नहीं है कोई लैगिंग नहीं है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, चुपचाप 1 बोलना है, ना लीडिंग बोलना है ना लैगिंग बोलना है। ठीक है, जब भी पावर फैक्टर 1 होगा तो लीडिंग और लैगिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज क्या है, एक ही दिशा में है। करंट और वोल्टेज एक ही दिशा में है, कोई लीड नहीं कर रहा है कोई लैग नहीं कर रहा। तो ये भी समझ में आ गया। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन तीनों चीज़, ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में आता जाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कब जो है सर्किट आपका इंडक्टिव था और कब जो आपका सर्किट जो है ये था। तो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपको बताए, क्या बताए, आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकाले, क्या निकाले, 1/2π√LC। तो जब फ्रीक्वेंसी इससे कम था, जब फ्रीक्वेंसी जो है इससे कम था, इस जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम था, तो जो सर्किट था कैसा काम कर रहा था, तो कैपेसिटिव की तरह काम कर रहा था। मतलब आर एल और सी जो था ना, वो कैसा काम कर रहा था, तो आर और सी की तरह थोड़ा सा काम कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना, इससे ऊपर चला गया ना, तो क्या हो गया, इस सर्किट में जो आर, एक मिनट, जो सर्किट में आर एल और सी था, वो सर्किट कैसा काम कर रहा था, तो आर और एल की तरह काम कर रहा था दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, वही सब चीज़ें आप लिखी हुई है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एसी करंट में वोल्टेज और करंट को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सर एसी करंट में एक चीज़ हम जानते हैं कि समय समय पे, अलग अलग समय पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मान जो अलग अलग होता है। ठीक है, जो वोल्टेज है उसको क्या लिखेंगे, Vm sin ओमेगा टी लिखेंगे, हमेशा इससे तुलना करेंगे जहाँ भी तुलना करना होगा। और करंट की तुलना कैसे करेंगे, तो करंट की तुलना करेंगे Im sin ओमेगा टी। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलना करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे Vm और Im क्या है, तो यहाँ पे Vm Im जो है अधिकतम मान है। ठीक है, Vm वोल्टेज का अधिकतम मान है और करंट का अधिकतम मान क्या है, तो Im है। ठीक है, Im है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी ऐसे आएगा तो इस प्रकार से तुलना करेंगे। ठीक है, अधिकतम मान हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आरएमएस मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, आपको पता है कि अधिकतम मान दिया हुआ रहे, आरएमएस मान निकालना है तो क्या करना है, बटे √2 करना है, बटे क्या करना है, √2 करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.707 इंटू Vm। तो ये भी याद रखिएगा 0.707, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको एसी वोल्टेज दिया रहेगा तो इसे तुलना करना है, एसी करंट दिया रहे तो इसे तुलना करना है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो आपको बताए हैं कि सीरीज रेजोनेंस में आरएलसी सर्किट में जो होता है, वहाँ पे जो पॉइंट आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आपको पढ़ के दे देते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग के लिए पढ़ देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए बताए थे, आर है, एल है और सी है, आर है, एल है और सी है, आर है, एल है और सी है। ठीक है, अभी हुआ क्या है, तो एक्सेल जो है बराबर हो गया एक्सी है। ठीक है, एक्सेल और एक्सी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया है। और इसी कंडीशन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस का कंडीशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं, अनुनाद। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है,
ये चारों बिंदु जो है आपको एकदम विशेष रूप से याद रखना है। पहला बिंदु क्या है कि अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाता है और धारा का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है पहला बिंदु, तो क्या हो जाता है आपको जेड जो है ये मिनिमम यानी न्यूनतम हो जाता है, और साथ ही साथ आपका करंट जो है इसका मान क्या हो जाता है मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होते हैं, समान फेज में होते हैं। मतलब वोल्टेज इधर है तो करंट भी क्या होगा, करंट भी उसी फेज में होगा। ठीक है, तो एक तरफ वोल्टेज हो गया और उसी दिशा में क्या हो गया करंट हो गया, यानी कि फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा 0 डिग्री। क्या होगा 0 डिग्री। तीसरा बिंदु क्या याद रखना है, तो लिख रहे हैं कि पावर फैक्टर जो होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि वो पता है क्या कि पावर फैक्टर होता है cos फाइव, और cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक है, cos 5 हो जाता है पावर फैक्टर और cos 0 डिग्री का मान हो जाता है 1। चौथा क्या है, चौथा तो आपको बता ही दिया कि इम्पीडेंस जो है मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इम्पीडेंस हो जाता है मिनिमम, मतलब पहला वाला बिंदु जो है यही बात बोल रहे हैं। तीन बिंदु आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीन बिंदु आपको ध्यान रखना है। क्या 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 ध्यान रखना है आपको, जो इम्पीडेंस है वो हो जाएगा मिनिमम और करंट हो जाएगा मैक्सिमम, एक बिंदु हो गया। वोल्टेज और करंट हमेशा एक दिशा में होंगे तो फेज डिफरेंस हो गया 0 और पावर फैक्टर होगा 1। ठीक है, पावर फैक्टर होगा 1। अब पूरा का पूरा सर्किट जो है, पूरा का पूरा सर्किट जो है कैसे हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट जो है एक प्रतिरोध खाली रहेगा। क्या है, खाली एक प्रतिरोध रहेगा। ये पूरा का पूरा सर्किट जो है क्या हो जाएगा, खाली एक प्रतिरोध बचेगा, मतलब रजिस्टिव हो जाएगा, रजिस्टर ही खाली बचेगा। ठीक है, तो ये चार बिंदु आपको ध्यान में रखना है, तब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो भी अभी पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपसे फट फट सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है ABCD, ये कमेंट में आप लिख के बताइए हमको। ठीक है, कमेंट पे इसको लिखना है आपको, आंसर को जो भी आएगा ABCD आपको लिखना है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका लॉक हो जाएगा। फिर आप देखिए कि अब सही हुआ कि नहीं हुआ। हम पढ़ते हैं अभी आपके लिए क्वेश्चन। एक श्रृंखला RLC परिपथ में खपत की गणना का प्रयोग जो है प्रयोग करके की जाती है। तब देखिए फार्मूला पूछ रहे हैं, ऑप्शन जैसे हम देख रहे हैं समझ में आ रहा है कि फार्मूला पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, तो फार्मूला पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पावर इज इक्वल टू VRMS गुना IRMS गुना cos फाइव। पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाइव। ठीक है, तो वोल्टेज का RMS मान, करंट का RMS मान गुना cos फाइव यानी पावर फैक्टर। कहाँ पे दिख रहा है, तो इस प्रकार का जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे VI लिखा है, तो V क्या है यहाँ पे, तो RMS वैल्यू है। I क्या है, तो करंट का RMS वैल्यू है। ये बात ध्यान रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ए मारा है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बोल रहे हैं एक श्रृंखला RC सर्किट, यहाँ पे RC सर्किट है, तो RC सर्किट में डायग्राम कैसे बनेगा, तो R बनेगा और C बनेगा, R बनेगा और क्या बनेगा, C बनेगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि क्या होगा, तो आपको क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे, बड़ा आराम से बताए थे आपको कि जैसे संगत रहेगा वैसे काम होगा। ठीक है, जैसे संगति आप रखेंगे वैसा ही संगति आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो आपका भी है जो नेचर अच्छा हो जाएगा, अगर बुरे लोगों के साथ दोस्ती रखेंगे तो बुरे लोगों के साथ आपका भी संगति उस तरह का बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, कैपेसिटर है, तो ये रजिस्टर जो है कैपेसिटर के संगत में है, तो जैसा कैपेसिटर करेगा वैसा ही रजिस्टर भी होगा। ठीक है, वैसा ही रजिस्टर भी होगा। तो कैपेसिटर की संगत में आ गया है, तो कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर को क्या होता है आपको पता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर आप बोलेंगे सर कैपेसिटर जो होता है सर क्या होता है, तो इसमें जो करंट है लीड करता है, करंट जो है लीड करता है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। कितना डिग्री से, तो 90 डिग्री से करंट हो जाएगा लीड, आगे चलेगा। तो करंट हो गया आगे, अब वोल्टेज हो गया पीछे। ठीक है, वोल्टेज हो गया पीछे। ये किस में हो जाएगा, अगर ये खाली C रहता तो, खाली कैपेसिटर रहता तो, लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों है, अभी R भी है और C भी है, तो अभी क्या होगा, ऐसा ही नेचर रहेगा। नेचर तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है नेचर। लेकिन क्या होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, तो देखने को ये मिलेगा सर कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका करंट जो है आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 90 डिग्री से ना रह करके थोड़ा सा कम डिग्री रहेगा, लेकिन करंट आगे तो रहेगा, ये बात पक्का है। क्योंकि क्योंकि कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर की संगति में जो है करंट आगे ही होगा। ठीक है, करंट क्या होगा, आगे ही होगा। तो यहाँ पे जो भी होगा लेकिन 90 से कम होगा,
फाई जो होगा 90 से कम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, आगे ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, करंट जहाँ पे भी आगे रहता है, जहाँ पे करंट आगे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीडिंग, करंट हो जाएगा लीडिंग। और पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक भी लीडिंग। कहाँ पे ऐसा दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कि लागू वोल्टेज से पक्षगामी, पूछ रहे हैं क्या, करंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो करंट क्या है, अग्रगामी है कि पश्चगामी है, तो बोलेंगे अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही लग रहा है। ऑप्शन बी क्या लग रहा है, सही लग रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से पीछे है, पीछे तो है नहीं करंट, करंट तो आगे है, तो पैसे ही गलत हो गया। ठीक है, करंट तो 90 डिग्री है नहीं पीछे, क्योंकि करंट क्या है, आगे है। अगर यहाँ पे रहता कि करंट जो है, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो भी गलत हो जाता। क्योंकि कब होता है ऐसा, खाली एक कैपेसिटर रहेगा तब ऐसा होता है, खाली एक कैपेसिटर रहेगा तब ऐसा होता है। लेकिन आर और सी दोनों है तो आगे तो रहेगा करंट, लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा कम कौन रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री से कौन थोड़ा सा कम होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। बाकी सब क्या है, दूर दूर तक आंसर नहीं है, दूर दूर तक आंसर नहीं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये केवल आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बना लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा फट से। चलिए, आपने बना लिया, मैं देखता हूँ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ मतलब क्या होता है कि सर्किट जो है, सर्किट जो है उसमें खाली एक प्रतिरोध है। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध मतलब सर्किट में खाली एक प्रतिरोध है, कोई प्रेरक और कोई संधारित्र नहीं है, तो खाली ये है। ठीक है, खाली क्या है, ये है। यहाँ पे ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये क्या है, इसमें से करंट जो है बहेगा इस तरीके से, करंट बहेगा। एक वोल्टेज है, करंट दूसरा बहेगा, इस तरीके से करंट बहेगा। दिशा बता दी आपको, इस तरीके से क्या होगा, करंट बहेगा। और आपको पता है कि रजिस्टर जब भी सर्किट होता है तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज एक ही दिशा में होते हैं। अगर ये वोल्टेज है तो करंट भी क्या होगा, तो करंट भी जो है इसी दिशा में आपका होगा। यानी कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस बनेगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, शून्य। फेज डिफरेंस शून्य। अब फेज डिफरेंस शून्य हो गया, इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस फाई, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो पावर फैक्टर आपको हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। एक मतलब यूनिटी, एक मतलब यूनिटी। ऐसे भी आपको पता है खाली रजिस्टर रहेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी, तो पता होना चाहिए। ठीक है, खाली अगर रजिस्टर रहेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यूनिटी। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी। ठीक है, 1। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। चलिए, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये जो बना देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा दोस्तों, ये बना देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। आप कमेंट करके पहले बताइएगा, वीडियो को रोकिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा ज़रूर, अपना प्रयास जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये बना दिए, आप आंसर कमेंट कीजिए, ए, बी, सी या डी। जो भी बच्चा इसका सटीक उत्तर देगा मैं इसको एक चॉकलेट दूंगा। ये बात साफ है, मैं एक चॉकलेट दूंगा, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन सही बना दे रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली एक चॉकलेट दूंगा ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप एक चॉकलेट डिजर्व करते हैं, आपको चॉकलेट मिलना ही चाहिए अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं तो। ठीक है, इसलिए मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं देना चाहता हूँ चॉकलेट, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप बना देंगे तो समझो कि आप चॉकलेट के हकदार हैं, इसलिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबने अटेम्प्ट ले लिया है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका कमेंट जरूर पढ़ूंगा मैं। इसका आंसर बताना है, 5 होगा कि 7 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा। आप कमेंट करके लिखिएगा, और चॉकलेट भी लिखिएगा। ठीक है, ब्रैकेट में चॉकलेट भी लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि चॉकलेट और क्वेश्चन के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए ऐसा कैसे करेगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत सारे लड़के कैसे किए हैं मैं देख लेता हूँ। देखिए 3 है, ये 4 है। ठीक है, 3 है यहाँ पे, ये 4 है। ठीक है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। तो बहुत सारे लड़के क्या किए, 3 है और 4 को जोड़ दिए, 3 और 4 को क्या किए, जोड़ दिए, तो आंसर आ गया 7। अब मार दिए सर फटाक से ये आंसर। तो ये आंसर क्या है दोस्तों, ये आंसर क्या है, ये आंसर बहुत बड़ा वाला गलत है, गलत है ये आंसर, गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सटीक आंसर क्या होगा और कैसे निकालना है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा उसको कैसे निकालना है आपको बताऊँगा मैं। तो ये पहले क्या है तो समझ लीजिए कि ये तो गलत हो गया भाई।
इस तरीके से तो नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि सर्किट जो है पैरेलल में है, सर्किट क्या चीज़ में है, समानांतर में है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। और समानांतर में क्या होता है, सेम, तो वोल्टेज सेम दिख भी रहा है आपको, यहाँ पे दिख भी रहा है कि समानांतर में वोल्टेज समान होता है, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि वोल्टेज जो है समान है। वोल्टेज कैसा है, तो समान वोल्टेज है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को ना हमको फेजर डायग्राम बना के करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बना के करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो करंट है, ये जो करंट है जो प्रतिरोध में जा रहा है 4 एम्पियर, और ये जो करंट है जो कि प्रेरक में जा रहा है 3 एम्पियर, तीनों क्या है, सेम फेज में नहीं है दोस्तों, तीनों सेम फेज में नहीं है। अगर सेम फेज में होता तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाता, अगर सेम फेज में होता दोनों तो ये वाला जो है बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन सेम फेज में नहीं है। देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, वोल्टेज और करंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सारे लड़के जो है फंस जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले देखिए समानांतर सर्किट है, तो जो भी चीज़ समान हो वही सबसे पहले शुरू करना है। तो सबसे पहले दिख रहा है कि समांतर सर्किट है, वोल्टेज समान है, वोल्टेज दोनों में क्या लग रहा है, V वोल्टेज लग रहा है, तो वोल्टेज से ही शुरू करेंगे, वोल्टेज से शुरू करेंगे। तो V देखिए, ये V हो गया वोल्टेज, ठीक है, V वोल्टेज हो गया। यही वोल्टेज जो है आपका, यही वोल्टेज जो है आपका, यही वोल्टेज आपको इस प्रतिरोध में भी लग रहा है, और यही वोल्टेज जो आपका है इस प्रेरक में भी लग रहा है, ठीक है। यही वोल्टेज आपको प्रतिरोध में भी लग रहा है, और वही वोल्टेज जो है आपका प्रेरक में भी लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, तो प्रतिरोध से करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध में आपको करंट, प्रतिरोध में आपको करंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में होता है, ये सबको पता है। रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, तो रजिस्टर में आपको वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होता है। तो देखिए करंट ले लीजिए, ठीक है, तो 4 एम्पियर यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये किसका है, तो ये रजिस्टेंस का है, तो सेम फेज में होगा जैसे कि वोल्टेज होगा, बिल्कुल सही बात है। बात आया था इंडक्टर का, इंडक्टर में करंट आगे होता है कि करंट पीछे होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप जानते हैं सर, जहाँ भी इंडक्टर होता है तो करंट कहाँ चलता है, पीछे चलता है, करंट कहाँ चलता है, पीछे चलता है, तो करंट हो जाएगा पीछे, ठीक है। करंट कहाँ हो जाएगा, पीछे। अगर आगे होता करंट तो ऐसे बनता डायग्राम, लेकिन करंट है पीछे, मतलब ये बनेगा डायग्राम, ठीक है। पीछे मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको देखना है, सॉरी क्लॉकवाइज आपको देखना है। आगे रहेगा तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज, अब पीछे है मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री पीछे होता है, शुद्ध कैपेसिटर, यहाँ पे शुद्ध प्रेरक लगा हुआ है, शुद्ध, कोई और नहीं है। अगर पैरेलल में देखेंगे तो कोई और नहीं है इसके साथ, ठीक है। ठीक है, ये वोल्टेज जो है पूरा का पूरा लग रहा है इस पे, तो ये जो है शुद्ध आपका प्रेरक है इस केस में। तो आपका करंट किधर हो जाएगा, तो नीचे की ओर हो जाएगा, ये हो गया 3 एम्पियर। अब आपको निकालना है, ठीक है, अब आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको कैसे एडिशन करना पड़ेगा, कैसे आपको एडिशन करना पड़ेगा, तो जब भी आपको इस तरीके से दिया रहेगा, जब भी आपको जो है इस तरीके से दिया रहेगा, 90 डिग्री पर कोई एंगल दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करंट निकालेंगे ना, टोटल करंट जो है निकालेंगे आई, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाला जाता है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ पहला करंट यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा करंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी कि 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो जो बच्चे 5 मारे हैं आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, सर हम 5 ही बनाए थे, बिल्कुल सही बनाए थे, बिल्कुल ईमानदार होकर बताइएगा कि बिल्कुल सही बताए थे। आपको एक चॉकलेट जरूर मिलेगा, ठीक है, एक चॉकलेट आपको जरूर दिया जाएगा अगर आप 5 मारे हैं तो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, पर फिर से बता देता हूँ, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखना है समानांतर में है या श्रेणी में है। अगर समानांतर में है तो वोल्टेज समान होगा, और जो चीज़ समान होगा वहीं से स्टार्ट करना है। तो वोल्टेज देखिए ऐसे बना लिए, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज जो है दोनों में सेम ही वोल्टेज लग रहा है, इसमें भी वोल्टेज भी और इसमें भी वोल्टेज भी। सबसे पहले प्रतिरोध से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध में जो करंट बहता है ना, वो वोल्टेज के साथ फेज में रहता है। तो ये हो गया प्रतिरोध वाला करंट 4 एम्पियर। फिर दूसरा क्या है, दूसरा प्रेरक है। प्रेरक में जो 3 एम्पियर करंट बह रहा है, आपको पता है कि प्रेरक में क्या होता है, करंटवा जो है पीछे होता है, करंटवा क्या होता है, पीछे होता है। तो करंटवा पीछे कर दीजिए, इस वोल्टेज के हिसाब से इस करंट को क्या कीजिए, पीछे कर दीजिए, तो 90 डिग्री पीछे हो गया, 90 डिग्री क्या हो गया, पीछे हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट तो जुड़ के आएगा, टोटल करंट कैसे आएगा, जुड़ के आएगा। लेकिन देखिए 2 करंट है, दोनों कितना है, 90 डिग्री के कोण पर है। कितना डिग्री कोण पे है, 90 डिग्री के कोण पे है। तो जब भी 90 डिग्री के कोण पे 2 करंट रहेगा तो कैसे जुटेगा, कैसे जुटेगा दोस्तों, तो इस प्रकार से जुटेगा, ठीक है। कैसे जुटेगा, तो इस प्रकार से जुटेगा, सिंपल नहीं जुटेगा, क्योंकि 90 डिग्री में है। अगर दोनों सेम फेज में होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है।
यहाँ पे अगर प्रतिरोध होता, यहाँ पे खाली प्रतिरोध होता तो बिल्कुल सेम फेज में होता, तो जुड़ जाता करंट। लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज़ है, यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज़ है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो बना दिया उसको चॉकलेट मिलना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं कि आरएल परिपथ में, क्या पूछ रहे हैं कि आरएल परिपथ का प्रतिरोध जो है आर दिया है 6 ओम, और आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरक प्रतिघात दिया है 8 ओम। ठीक है, तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा। ठीक है, इम्पीडेंस क्या होगा, देखिए क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। आर दे दिया 6 ओम। ठीक है, आर दे दिया 6 ओम। है कैसा, एक आर है और एक क्या है, एल है। एक आर है और दूसरा क्या है, एल है। एक तो दे दिया आर 6 ओम, दूसरा जो है एक्सएल भी दे दिया है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ओम में दिया है इसलिए समझ में आ रहा है क्या कि एक्स दे दिया टोटल निकाल करके। ठीक है, यहाँ पे हेनरी में देता है तो समझ में आता क्या कि एल दिया है, लेकिन ओम में दिया है मतलब एक्स दे दिया है। अभी आपको बोल रहा है कि जेड निकालना है, तो जेड कैसे निकालिएगा। आप सबको पता है कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 36 प्लस 64 का स्क्वायर रूट, तो हो गया 100 का स्क्वायर रूट, यानी कि 10 ओम। क्या हो जाएगा, 10 ओम। आंसर क्या हो जाएगा, बी 10 ओम। तो आपको क्या आना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उपभोक्ता के लिए सामान्यतः सबसे ज़्यादा किफ़ायती शक्ति गुणांक क्या होगा। तो एक उपभोक्ता के लिए दोस्तों सबसे किफ़ायती शक्ति गुणांक क्या होगा, वही होगा जो कि आपका पावर फैक्टर 1 के नज़दीक होगा, 1 के नज़दीक होगा। पावर फैक्टर 1 का जो सबसे नज़दीक होगा वही आपका उपभोक्ता के लिए सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर 1 के नज़दीक, सबसे नज़दीक तो मुझे ये दिख रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 के सबसे नज़दीक यही होगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, क्योंकि 1 का पावर फैक्टर होगा तो क्या होगा आपका क्या होगा, ये पी होगा ना, और एस क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, पी बटे एस क्या होगा, पी इजिकल टू एस हो जाएगा। जो पूरा पावर लेगा वो क्या करेगा, पूरा पावर जो है वो खपत कर पाएगा, पूरा पावर क्या हो जाएगा, वो खपत कर पाएगा। ठीक है, क्यू जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी आपका पावर फैक्टर 1 होता है ना, इसका मतलब क्या है, क्यू जो है 0 है, क्यू क्या है, 0 है। और क्यू आपको पता है क्या, ये आपका कोई काम नहीं है, क्यू का आपका कुछ काम नहीं है आपको। ठीक है, क्यू का आपको कोई काम नहीं है, कोई काम करके आपको देता नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, खाली ऊर्जा का आदान प्रदान में मदद करता है, आपको कुछ पावर देता नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, कि पावर फैक्टर 1 के जितना बढ़िया हो, जितना नज़दीक हो उतना बढ़िया होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 किलो हर्ज की आवृत्ति पे 0.02 मिली फैराड संधारित्र का संधारित्रीय प्रतिघात क्या होगा, एक्सी क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का एक्सी का फॉर्मूला याद है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको याद होना भी चाहिए। आपको याद क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है दोस्तों। एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा, सबको पता है ये बात। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या चीज में दिया है, तो हर्ज में दिया है, यानी कि ओमेगा को 2πf लिखना पड़ेगा, 2πf गुना सी। ठीक है, अब देख लीजिए, 2 हो गया, पाई का पाई हो गया, ये हो गया कितना, 100 किलो हर्ज है, किलो हर्ज में 10⁻³ से गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0.02, यानी कि 0.02 मिली फैराड है, मतलब 10⁻³ हो जाएगा साथ में। देखिए 10⁻³ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये है और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट हो गया। फिर क्या हो गया दोस्तों, देखिए ये है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले से 2 है, मतलब 1/4π हो जाएगा दोस्तों, 1/4π ये हो जाएगा। अब बोलिए सर कौन सा आंसर हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए कुछ छूट तो नहीं गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, एक बार देख लेते हैं।
3 है, 0.02 बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे होगा 1/4 पाई। ठीक है, पाई का मान कुछ नहीं भी तो 3, आपको पता है 3.14 होता है, तो 3.14 लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि 1/12.48 सॉरी 12.56 आ रहा है, 1/12.56। मतलब मोटा मोटी क्या समझ रहे हैं कि 1/12 के आसपास आ रहा है, यानी कि संख्या क्या होगा, एक से तो छोटा होगा, एक से तो छोटा होगा। कौन सा है आंसर, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये संख्या जो है एक से छोटा होगा, अपने आप मार देना फट से। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये 2πf हो गया, 2 है, पाई है, एफ है, बिल्कुल सही है, ये है बिल्कुल सही है, तो कट गया, ये हो गया 2, 1/4 पाई, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आपको ये देख के घबराना नहीं है कि अरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा, आपको ऑप्शन भी देखना है, आपको ऑप्शन देखना है कि अरे ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एग्जाम में आपका ऑप्शन भी देखना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देखे, कैलकुलेशन देखे और भाग लिए। ठीक है, पता चला ऑप्शन देखे तो बड़ा आसान आसान ऑप्शन था, तो ऑप्शन भी जरूरी है एक बार देखना। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आरएलसी सीरीज, आरएलसी श्रृंखला परिपथ में, मतलब आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया, हेतु अनुनाद पर, अनुनाद मतलब रेजोनेंस पर आपका इम्पीडेंस क्या होगा, प्रतिबाधा क्या होगा, प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस, मतलब जेड का मान पूछ रहा है दोस्तों, जेड का मान क्या होगा अनुनाद पर। अब देखिए दोस्तों, जेड का जो फार्मूला हम लोग जनरल जानते हैं क्या होता है, देखिए ये तो आपका आर हो गया, ये आपका एक्सएल हो जाएगा, इसमें आपका एक्ससी हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर होता है, ठीक है आर स्क्वायर होता है, और क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है, ठीक है एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, यही होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होता है, स्क्वायर होता है आपको। और आपको क्या पता है यहाँ पे अनुनाद का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अनुनाद में क्या होता है, अनुनाद में होता है सर एक्सएल बराबर एक्ससी तो होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी तो होता है, तभी तो उसको अनुनाद बोलेंगे। ये दोनों बराबर होते हैं, उसको तो अनुनाद बोलते हैं। आपको बताए भी थे कि ये वाला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन जो आएगा इसी पे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगाए भी थे इस केस में, ये केस नंबर 3 है। तो ये जब भी हो जाएगा तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। आपको जेड इजिकल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आर हो जाएगा। आपको बताए भी थे कि अनुनाद पे क्या होता है, अनुनाद पे आपका इम्पीडेंस जो है मिनिमम हो जाता है, तो जेड आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, वही किसके बराबर है, तो आर के बराबर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी कि न्यूनतम, ये हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, मुझे खेद है कि ऑप्शन निगेटिव, ऑप्शन जो है हिंदी में यहाँ पे नहीं है, उसको ऑप्शन को भी हिंदी में लाऊंगा बाद में, कुछ मिस्टेक के कारण नहीं आ पाया है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि इस तरह का प्रैक्टिस जो हम लोग खूब करवाए हैं ऊपर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है एसी वोल्टेज का समीकरण दिया हुआ है, एसी वोल्टेज का क्या दिया हुआ है, समीकरण। बोलेंगे सर कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, एसी वोल्टेज का यह है जो समीकरण दिया हुआ है। वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होगा, वोल्टेज का आरएमएस मान क्या होगा। आपको जब भी बोले थे कि वोल्टेज या करंट जब भी दिया रहे तो कैसे तुलना करना है, V इजिकल टू, तो VM साइन ओमेगा टी करके तुलना करना है। ठीक है, अगर इस तरह के हम तुलना करेंगे तो क्या क्या दिख रहा है, इस तरीके से तुलना करेंगे, उसको लिख देते हैं फिर से उसको भी, तो 300 साइन 2πf गुना टी, इस तरीके से अगर तुलना करने लगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार तुलना कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। देखिए टी को हटा के बाकी सबको देखेंगे, अगर टी को हटा दें बाकी सबको देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है, और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे ये दिख रहा है। तो दो चीज़ तो साफ हो गया कि ओमेगा इजिकल टू 2πf होगा, ये तो आपको फार्मूला ऐसे भी पता है और यहाँ से भी दिख रहा है। और VM इजिकल टू आ गया 300, VM इजिकल टू 300 आ गया, सिंपल देख के समझ में आ रहा है ना। अब VM क्या है, तो अधिकतम मान है, VM क्या है, अधिकतम मान है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। आपको आरएमएस निकालने के लिए क्या करना होता है, तो आरएमएस निकालने के लिए होता है सर V मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज बटे √2 करना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 बटे √2 करना होगा। तो 300 बटे √2 वोल्टेज कहाँ पे दिख रहा है, तो हमको ये वाला बात दिख रहा है कहाँ पे, कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये हो जाएगा 300 बटे √2 वोल्ट। ठीक है, करना क्या था, कुछ नहीं, खाली तुलना करना था।
Vm sin ओमेगा टी से खाली तुलना करना था, आपको अपने आप आंसर आ जाता। ठीक है, तो तुलना करना है किससे, ये ध्यान रखना है, इससे तुलना करना है हमेशा। चलिए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, लेकिन पूछा हुआ है एग्जाम में। बोल रहे हैं कि शक्ति गुणांक का कोण दिया हुआ है दोस्तों, पावर फैक्टर का एंगल दिया हुआ है। इसी को और क्या बोलते हैं, इसी एंगल को और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, तो फेज डिफरेंस भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कला अंतर, हिंदी में कला अंतर, अंग्रेजी में फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। फेज डिफरेंस को भी हम लोग फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, कला अंतर बोलते हैं इसको। ठीक है, कला का अंतर बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कला अंतर। कला मतलब फेज, डिफरेंस मतलब अंतर। तो बोल दिया कि जो फेज डिफरेंस है कौन दे दिया यहाँ पे, क्या यहाँ पे दे दिया थोड़ा थीटा, क्या दे दिया, थीटा। यहाँ पे क्या दे दिया, थीटा दे दिया है। और प्रतिबाधा दे दिया जेड, प्रतिबाधा दे दिया जेड। तो बोल रहे हैं कि आर का सूत्र कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए कैसे मिलेगा दोस्तों। हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा क्या फार्मूला है पावर फैक्टर का, तो पावर फैक्टर बराबर आपको ये भी पता है दोस्तों, पावर फैक्टर क्या पता है, आर बटे जेड। ठीक है, यही दोनों को इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन दे दिया है वो क्या दे दिया है, वो फाई दे दिया, फाई के यहाँ पे थीटा दे दिया है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे पावर फैक्टर। ये हो गया आर बटे जेड। आपको क्या निकालना है, आर। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जेड को जो है ये साइड में भेजना है, तो जेड इंटू कॉस थीटा, जेड इंटू कॉस थीटा कीजिएगा, आपके आप आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, आप ही हमको बताइए, आप ही हमको बताइए, आप ही हमको बताइए। सर हमको दिख रहा है सी, हमको दिख रहा है सी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दोनों पावर फैक्टर थे, देखिए दोनों फार्मूला क्या है, दोनों पावर फैक्टर है, दोनों क्या किए, बराबर कर दिए। और यहाँ पे जो है फाई का मान दे दिया था थीटा, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर एंगल कितना दे दिया, थीटा, तो थीटा लिख दिया खाली। तो आंसर क्या हो गया, फटाक से आ गया, आंसर क्या हो गया, फटाक से आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद बनाइएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल है। आप पढ़िए एक बार, उसके बाद बनाइए। चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आर एल सी परिपथ है, क्या है दोस्तों, तो आर है, एल है और सी है, आर है, एल है और सी है। तो एल की जगह पे क्या होता है, एक्सएल होता है, एक्स, सी की जगह पे क्या होता है, तो एक्सी होता है। सब दिया हुआ है, ये दे दिया 6, ये दे दिया 8 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये दे दिया 16 ओम। अब पूछ रहे हैं कि जेड निकालना है, हिंदी में बोले तो प्रतिबाधा निकालने बोल रहे हैं दोस्तों, प्रतिबाधा। ठीक है, इम्पीडेंस लिख दिए हैं, लेकिन हिंदी में क्या पूछ रहे हैं, ये प्रतिबाधा बोल रहे हैं। ठीक है, जो इम्पीडेंस है वो क्या है, हिंदी में प्रतिबाधा, मतलब कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल जो इसका प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं, मतलब जेड पूछ रहे हैं। और बताएं तो क्या पूछ रहे हैं, जेड, जेड पूछ रहे हैं, जेड क्या होगा। ठीक है, जेड पूछ रहे हैं कि जेड जो है क्या होगा दोस्तों। तो आइए बना देते हैं जेड क्या होगा, आइए हम बताएंगे जेड क्या होगा। तो जेड जो होता है क्या होता है दोस्तों, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही तो होता है दोस्तों। बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं हम, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो यही तो होता है, सबको पता है। यहाँ पे जो दे दिया है, ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस एक्सएल हो गया 8 और माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा, तो माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है। चलिए माइनस 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो क्या हो गया, ये 36 हो गया प्लस 64 हो गया, क्या हो गया, 36 हो गया प्लस 64 हो गया, मतलब जेड मतलब क्या हो गया, रूट ओवर 100 आ रहा है, यानी कि जेड बराबर 10 आ जाएगा। 10 क्या चीज़, तो ओम, 10 क्या चीज़, तो ओम। आंसर ए, आंसर ए। किसी भी बच्चा को कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए और बेधड़क पूछिए, बेधड़क पूछिए, हम लोग आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि अच्छे से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ों को, इस चीज़ को क्या कीजिए, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक आपका अटेंडेंस मार्क यहाँ पे कर देगा कि हाँ आपने क्लास किया है। बाकी हर एक क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो भी आपका उत्तर आता है ABCD करके आप लॉक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपका जिम्मेवारी फिक्स रहेगा कि हाँ हमने बनाया है, तो आंसर आपका ABCD में से कुछ आया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 8 ओम का एक प्रतिरोध है
और 6 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है? प्रतिघात दिया है, इंडक्टर का प्रतिघात दिया है, ठीक है, प्रतिघात दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। वाली एक कुंडली को इतना वोल्टेज और इतना फ्रीक्वेंसी से जोड़ी जाती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा? ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको पता क्या है, आपको पता क्या है, एक रजिस्टर दिया है और एक जो है इंडक्टर दिया है, ये दो चीज़ है, ठीक है, ये दो चीज़ है। इसका ओम दे दिया है कितना? तो 8 ओम का प्रतिरोध दिया है, ये 6 ओम का दिया है, ठीक है। आपको पावर फैक्टर का यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है दोस्तों? तो पावर फैक्टर का बहुत सारा फार्मूला होता है, एक होता है cos फाई, ठीक है, एक पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z, ठीक है। एक पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर का फार्मूला होता है एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर, ठीक है। रियल पावर ऊपर में रह जाएगा, नीचे रहेगा आभासी शक्ति। तो ये तीनों फार्मूला में से आप कौन सा लगाना चाहेंगे? तो कोई भी बच्चा बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा सर कि हमको तो ये फार्मूला जच रहा है सर, हमको तो ये फार्मूला जच रहा है, क्योंकि हम जेड तो तुरंत निकाल सकते हैं। जेड निकालिए, जेड निकालिए, तुरंत कैसे निकालिएगा? जो जेड निकालिए, तुरंत कैसे निकालिएगा? जो तो बोलेंगे सर जेड तो निकालना बड़ा आसान है, जेड कैसे निकालिएगा? जेड निकालेंगे सर √r² + x², यही तो करना होता है। अरे हाँ यार, हमको भी याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। 8² + 6² तो हो गया क्या? 64 + 36, यानी कि अंडर हो गया 100। 100 हो गया अंदर तो क्या निकलेगा? 10। 100 हो गया अंदर तो क्या निकलेगा? 10। तो जेड बराबर तो 10 आ गया। और पावर फैक्टर आपको क्या पता चल गया है कि R/Z होता है। तो R/Z होता है, R हो गया 8 और नीचे हो गया 10, तो हो गया क्या? 0.8। सर ये तो ऑप्शन में मैच कर रहा है, कहाँ पे है सर? तो ये वाला है, ये वाला है। ये क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ और पूछ नहीं रहा है, ये जो पूछ सकता था, ये पावर फैक्टर जो है 0.8, ये लीडिंग है कि लैगिंग है? ठीक है, ये लीडिंग है कि लैगिंग है? आप बताइएगा हमको, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, आप बताइएगा हमको जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिएगा। इसको रोकिए वीडियो को, यहाँ बताइए आप कमेंट करके कि जो पावर फैक्टर 0.8 आया है कि लीडिंग है, लीडिंग मतलब अग्रगामी है या पश्चगामी है, ठीक है, लीडिंग है कि लैगिंग है? तो बच्चा भी बता सकता है सर। एक बात बताएं, हम बोलेंगे बताओ भाई क्या बताओ? एल जो है ना सर, एल क्या है? एल तो बोलेंगे सर एल जो है ना, ये क्या करता है? ये लैगिंग पावर फैक्टर देता है। क्या करता है एल? ये लैगिंग पावर फैक्टर देता है सर। इसमें करंट जो होता है पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है सर। तो ये एल के साथ जुड़ा हुआ है, तो संगत का तो असर होबे ना करेगा सर, संगत का असर तो होबे ना करेगा सर, बिल्कुल होगा, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि होगा। तो संगत का असर बिल्कुल होगा, और यहाँ पे जो पावर फैक्टर आएगा वो लैगिंग आएगा, तो ये इसका सटीक उत्तर होगा। तो सटीक उत्तर क्या होता है? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर देगा तो 0.8 लैगिंग हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली, आपको मज़ा आता रहेगा, ठीक है। साथ ही कहीं से टेस्ट भी देते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्वेश्चन को भेज दीजिए, हम जल्द से जल्द उसको बना के आपको भेज देंगे, ठीक है, बना के भेज देंगे। आपको कोई डाउट रहेगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में अगला क्वेश्चन हाजिर है। आप बोलेंगे सर अनुमनन, ठीक है, अनुमनन या रेजोनेंस, ठीक है, दोनों आपको मीनिंग याद रहना चाहिए। ये होता है रेजोनेंस, वही चीज़ है, वही है अनुमनन या रेजोनेंस। साथ में लिखा हुआ है होने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों रेजोनेंस कैसे होता है। रेजोनेंस हम कब पढ़े सर? एक आर होता है, एक ये होता है एल होता है, और एक सी होता है। एक आर होता है और एक एल होता है, और एक क्या होता है? सी होता है। एक आर होता है, एक एल होता है, एक सी होता है, और एक जो ये होता है उसको एक्सेल होता है और उसको सी होता है। और रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस तो तभी होता है सर कि एक्सेल और एक सी बराबर हो जाते हैं, तभी तो रेजोनेंस होता है। और जैसे ही एक दूसरे को बराबर हो जाते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे को जो है काट देते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? काट देते हैं। और सर्किट में खाली क्या बचता है? खाली आपका जो है आर बचता है। तो क्या होना जरूरी है? तो एल और सी दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एल को काटने वाला सी है और सी को काटने वाला एल है, ठीक है। दोनों दुश्मन में से कोई एक दुश्मन खाली रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों दुश्मन में से दोनों एक दुश्मन रहेगा तो काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए, एल भी चाहिए और सी भी चाहिए, ठीक है। ये इसको मार देगा और ये इसको मार देगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? खाली आर बच जाएगा, ठीक है। तो दोनों चाहिए सर्किट में, सर्किट में क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ऑडियंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर
140 माइक्रोफैराड का संधारित्र जो है 250 वोल्टेज और 50 हर्ज के वोल्टेज से जोड़ा जाता है, 250 वोल्टेज और 50 हर्ज से जोड़ा जाता है, तो धारा कितना होगा? धारा कितना होगा? अब देखिए धारा कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़े थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या पढ़े थे? ओम्स लॉ पढ़े थे सर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर पढ़े थे ओम्स लॉ। अब देखिए दोस्तों, खाली आर तो रहा नहीं, अभी खाली आर तो रहा नहीं, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई जेड हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। V इक्वल टू अब आई आर खाली नहीं होगा, V इक्वल टू आई जेड हो जाएगा, क्योंकि जो कुल जो आपका प्रतिबाधा है ना, कुल आपका जो प्रतिबाधा है वो जेड होता है, आर नहीं होता है। तो अभी जो है एसी सर्किट में आर रहेगा, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन आर के साथ कोई और भी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आर नहीं होगा, V इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जेड हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई जेड हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आपको आई निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो V बटे जेड हो जाएगा, V बटे आपको जेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? V तो आपको पता है, V तो आपको पता है, ये कौन सा वैल्यू है? तो ये RMS वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन में दिया रहे वो RMS वैल्यू रहता है। आपको जेड निकालना है और डिवाइड करना है। जेड निकालने के लिए क्या करना है? जेड निकालने के लिए क्या करना है? तो देखिए सबसे पहले आपको जो कैपेसिटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटर क्या निकालते हैं? तो आपको XC निकालते हैं। क्या करते हैं? कैपेसिटर का XC निकालते हैं। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई गुने 50 गुना 140, ठीक है, 140 गुना 10⁻⁻6, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? ये तो मान लीजिए जेड निकाल दी। जेड कैसे निकलेगा? अब देखिए रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। आपको फार्मूला क्या पता है कि R² प्लस X² होता है। रेजिस्टेंस तो नहीं दिया था, 0 हो गया, तो आपका जो है आर और क्या हो गया? एक्स ही आपका जेड जो है एक्स हो गया। जेड इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया यहाँ पे। तो क्या करना है? V बटे जेड करना है। V बटे क्या करना है? जेड करना है। तो V तो आपको पता है कितना? 250, और डिवाइड करना है जेड को। जेड क्या है? तो एक्स ही है, तो ये पूरा आपका जेड हो जाएगा। पूरा आपका क्या हो गया? जेड हो गया। इसको जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जो आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर दिख रहा है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 गुना पाई गुना 50 गुना 140 गुना 10⁻⁻6। अब मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए, आपको फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तभी सारा जीरो है, इसको हटा दीजिए। जीरो क्या कीजिए? हटा दीजिए। 1 0 2 0 3 0 हट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए क्या हो जाएगा? हाँ, ये 25 है, दोनों 50 हो जाएगा। 50 5 कितना हो जाएगा? 250। क्या हो जाएगा? 250। तो 250 गुना यहाँ पे हो गया 14 इंटू 10⁻, कितना बचा? तो -3 बचा। 3 तो कट गया ना, 3 तो कट गया ना। अब यही एक पाई भी रह गया, एक पाई भी रह गया, तो यहाँ पे पाई कर दीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है, पाई भी कर दीजिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या करना है? तब अब क्या करना है? तो यहाँ पे 25 को, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? तब 25 को जो है, देखिए 25 हो गया, यहाँ पे 1 शून्य से काट दीजिए, तो हो जाएगा क्या? 10⁻⁻2 हो गया। क्या हो गया? -2। तो इतना इंटू 4, 14 पाई इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। पाई का मान रख दीजिए मोटा मोटी कितना रख दीजिए? तो 3.14 रख दीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाएँ और टाइम ना मिले तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। कंसेप्ट आसान है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इस क्वेश्चन में। करना क्या है इसमें? तो गुना कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जैसे ही मैं गुना कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है? 10.99 आ रहा है, ठीक है। इसको भी गुना कर दिया तो 10.99 आ रहा है, मतलब 11 आ रहा है, ठीक है, 11 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे ना, ऑप्शन देखिए कितना नज़दीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो गलत होने का चांसेस है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। 10.99 मतलब 11 ओम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में क्या है? छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में खाली बनाना आपको नहीं आना चाहिए, छोड़ना भी आपको आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में टाइम कम मिले तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, लेकिन समय की सीमा देखते हुए आप छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग बना लीजिए, जो बच्चे अब तक नहीं बना पाए हैं कोई सही उत्तर, तो इसको बना के देखिए, ठीक है। सही उत्तर देखिए बना के। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है।
कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कैपेसिटर जो है इतना करंट ड्रॉ करता है, वोल्टेज इतना दे दिया है, तो V इजिकल टू आपको पता है आई आर होता है, V इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा आपको बताए कि V इजिकल टू आई जेड कीजिए, क्योंकि खाली प्रतिरोध तो है नहीं, यहाँ पे सर्किट में आपका रजिस्टर भी है, कैपेसिटर वगैरह भी है। यहाँ पे तो कैपेसिटर खाली बोल रहे हैं, खाली कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, खाली कैपेसिटर है। तो V इजिकल टू आई आर ना करके आप क्या करेंगे, V इजिकल टू आई आर ना करके V इजिकल टू आई जेड लिखेंगे, ये सही हो जाएगा आपका, V इजिकल टू आई जेड हो जाएगा। और यहाँ पे जेड की जगह पे क्या है, तो V इजिकल टू यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली कैपेसिटर है, ठीक है, खाली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में एक्स ही लिखते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, V बटे आई हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, V बटे आई, तो V बटे आई कर दीजिए, तो ये हो गया, इतना हो गया 240, ये हो गया 4.4, क्या हो गया 4.4, तो यहाँ पे 10 ले जाइए, हो जाएगा 11 चाओ, हो जाएगा 7 चाओ, ठीक है, तो 700 बटे 11, ठीक है, 700 बटे 11, 700 बटे 11 आप करते हैं तब यही रहने दीजिए अभी, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, एक्स क्या होता है दोस्तों, तो 1 बटे ओमेगा सी होता है, 1 बटे ओमेगा सी, ओमेगा इजिकल टू क्या होगा 2 पाई एफ, मतलब 50 इंटू सी इजिकल टू 700 बटे 11, ये हो जाएगा दोस्तों। एक्स आपका सी क्या हो जाएगा, तो सी को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, बाकी सबको इधर लाएंगे, तो 2 पाई गुने 50, 2 पाई गुना 50 गुने 11 बटे 700, ठीक है, बटे 700। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, तो 22 बटे 7 होता है, पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7, तो यहाँ पे 22 बटे 7 लिखेंगे तो कैलकुलेशन में कुछ आसान पड़ सकता है, क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बट 1 मिनट 2 इंटू 22 बटे 7 गुने 50 गुना 700, और ऊपर में क्या है 11, यही है। देखिए दोस्तों ये है जो कि 100 मरतबे कट जाएगा, ये जो है 2 मरतबे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा नीचे में 2 दूनी 4 50, और यहाँ बच गया आपका 100, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 200 गुना 100, तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर हटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5, तो एक देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 को एक साथ रख लीजिए और नीचे 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ले जाएगा तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा। हमारा उत्तर अभी क्या आया है, उत्तर आया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 फराड, ये आया है उत्तर। अभी ऑप्शन में दिख रहा है माइक्रो फराड में है, क्या चीज़ में है, माइक्रो फराड में है। माइक्रो फराड मतलब क्या होता है, तो 10 टू द पावर -6, तो इसको 10 टू द पावर -6 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से भागा देंगे और 100 से गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, ठीक है, तो जो 100 से डिवाइड किए थे वो जाएगा ऊपर 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये गुना हो गया यहाँ पे, तो हो गया क्या 50, 1 मिनट, ये हो गया 50 गुना होकर क्या हो गया, कौन दोनों 50 हो गया गुना होके, तो ये दोनों गुना होकर 50 हो गया, ठीक है, 1 मिनट, ये दोनों गुना हो गया 50, और ये वाला जो 10 टू द पावर +2 है ऊपर जाके क्या हो गया -6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 बन जाएगा, तो माइक्रो फराड बन जाएगा आराम से, तो हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -6, 50 गुना 10 टू द पावर -6, यानी कि 50 माइक्रो फराड, 50 माइक्रो फराड आ जाएगा। उत्तर कहाँ पे है, तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे सी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इसमें जो है आराम से कट रहा था, इसमें फिर भी आराम से कट रहा था। आपको बनाने से अच्छा कैलकुलेशन अगर आपका है तो फटाक से आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैलकुलेशन, क्योंकि ऑप्शन इतना नज़दीक थे, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा थोड़ा दूर है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा दूर है, और आपको आंसर जो है एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है, दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को यहाँ पर समझ में आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो आप इस चैनल को यानी कि नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने मित्रजनों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जल्दी जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।